है ना, अदर सोर्सेस कार्नाइट। कार्नाइट में द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्नाइट इज Na2B4, इसकी जगह O11 की जगह O7 होता है इसमें, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी उसमें कम होता है। तो दीज आर द ओर ऑफ बोरॉन एंड द राइट ना, द ओर एंड जिनसे अपन मेटलर्जी लिखेंगे, बोरॉन एग्जिस्ट इन दीज फॉर्म्स। ऐसे ही अपन थोड़ा सा एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे। एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे तो आफ्टर CO2, आफ्टर O2 ना, CO2 नहीं लिखेंगे अपन, आफ्टर O2 दैट इज 45.5% होता है, राइट ना, इन द अर्थ क्रस्ट। आफ्टर O2, राइट, एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन तो पत्थर होते हैं और वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, सो विल राइट दैट, ये इसका परसेंटेज है। Aluminium is the third most abundant element present in the earth crust. Third most abundant element present in the earth crust. अपन सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की नहीं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है। मिनरल्स ऑफ इसके जो मिनरल्स ऑब्वियसली, और अपन मिनरल्स की बात करें तो इसमें बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O। ये सारे पार्ट, बस इसमें लिखने का फायदा ये होगा जो अपन पढ़ रहे हैं कि इससे बाहर अपन को कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए अपने पास सारे नोट्स होने चाहिए, और जो भी मैं बोलूंगा वो काफी चीजें मैं याद रखने के हिसाब से भी बोलता हूँ कि अपन को याद कैसे रहेगा, तो आप उसको ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ। यही नोट्स अपन को रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना अपन को, ना हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और ना ही हमें कुछ और पढ़ना है, हमें बस नोट्स पढ़ना है। इन्हीं नोट्स से अपन को क्वेश्चंस आएंगे, आप सॉल्व भी करोगे तो इन्हीं नोट्स को पढ़ के सॉल्व करेंगे अपन, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मे भी ऐसे हो सकता है कि शीट में कुछ एक्स्ट्रा गिवन हो, ठीक है, लेकिन कभी भी आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन्हीं से सॉल्व होंगे। सो Na3AlF6 दैट इज क्रायोलाइट भी इसका और होता है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अपन को माइका में मिलता है, और माइका इज KAl3Si4O10, right, that is mica, and H2O, this is the formula of mica. अगर अपन थैलियम की बात करें तो इंडियम और गैलियम तो फ्री स्टेट में H2O या OH2? OH2 है वो, है ना। सो माइका इज बेसिक इन नेचर, तभी तो अपन ने OH लिखा हुआ है। तो Tl की बात करें तो इज मोस्ट टॉक्सिक among all of them. तो ये इस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे, सभी जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट थैलियम इज, इनका मेटलर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, इनको अपन सिर्फ मेटलर्जी में ही पढ़ सकते हैं, गैलियम, इंडियम, और इसलिए मैंने कहा था कि भाई अपन को फर्स्ट 2 एलिमेंट ही सबसे ज्यादा पढ़ना होता है सभी केसेस में। अब अकरेंस के बाद ये अपन को जो एल्यूमिनियम फर्स्ट 2 एलिमेंट का ही मेनली अपन को पढ़ना होता है, अकरेंस के बाद अपन को पढ़ना होता है दैट इज प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपन को फिजिकल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में विल राइट दैट, अब एटॉमिक रेडियस अपन को लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होता है। वैसे मैंने ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अपन उसमें पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो बोरॉन का साइज, राइट, अपन कहेंगे छोटा होता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा, अपन ऐसे भी लिखेंगे तो वो तो आप साइन लगाओगे तो मुझे पता चल ही जाएगा। गैलियम से
गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का साइज छोटा होता है इंडियम से, इंडियम का साइज छोटा होता है थैलियम से। अगर अपन चेक करेंगे तो आपने कहा था कि इन दोनों में एक्सेप्शन आता है, तो मुझे हमेशा देखो भाई इसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है आपने। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए था, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आना चाहिए था, लेकिन आपने पहले गैलियम लिखा हुआ है, मतलब गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से। गैलियम 135 पिकोमीटर्स होता है, जबकि एल्यूमिनियम 133 पिकोमीटर्स। मैंने बस इन दोनों का साइज इसलिए लिखा कि आपको पता रहे कि ठीक है भाई, हमें याद रखना है कि भाई इसका साइज और इसका साइज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, तो उनमें साइज में डिफरेंस है, इसलिए मैंने उनका राइट साइज भी लिखा हुआ है कि आप कोई कंफ्यूजन ना हो कि मतलब कोई गलती तो नहीं, बाद में अपन रिवाइज करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं सर ने कुछ गलती की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने आपको बता भी दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो बोरॉन तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा। उसके बाद थैलियम होता है, फिर इंडियम होता है, फिर गैलियम होता है, और फिर एल्यूमिनियम होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में वी यूज्ड टू राइट दैट बोरॉन का तो बहुत ज्यादा होगा। फिर टीएल का इसलिए लिखेंगे अपन क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है। फिर गैलियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर इंडियम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का राइट ना, बोरॉन तो इसलिए कि भाई टॉप टू बॉटम अपन को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट है। तो अपन से क्या पूछेंगे, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है या मिनिमम किसकी है, ये पूछ सकते हैं अपन से। लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में अगर अपन चेक करेंगे ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा है, जबकि टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन गैलियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो ये वाले पार्ट से अपन को क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही एक्सेप्शन यहाँ भी है, यही एक्सेप्शन यहाँ भी, इसी पार्ट से अपन को क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा, राइट। अब इसमें दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। मुझे लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट को अपन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, आप पीरियोडिक टेबल से पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा लिखूंगा बस। द इनर्टनेस, अपन को पता है इनर्टनेस मतलब रिएक्टिविटी। द इनर्टनेस ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, in bonding due to presence of 14 electron in f orbital in inner shells, right, is called inert pair effect. इसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये नहीं कहा कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वॉल्व होना मुश्किल होता है। तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट व्हाट हैपेंस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। तो अपन क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा क्योंकि उतने में आएगा नहीं, मैं लिखूंगा तो मुझे सर छोटा इट्स छोटा। कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट ना। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख लो ना। वैसे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखने की जरूरत क्या थी, वो शेल्स तक लोग जाते हैं, उनको पता है इट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट।
हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर सेकंड पेज नहीं दिख रहा। सेकंड पेज नहीं दिख रहा मतलब ये सेकंड पेज ही तो है। पेज नहीं दिख रहा क्या? अरे तुम्हारा रुको 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 नहीं यार, उसको सिग्नल वीक है तो कट की आवाज आ रही है ना, अजीब टाइप आवाज आ रही है। तुमको जो बोलना है वो लिख दो, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी कट में से बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ अभी मैं सारी कट रही थी। इन लोगों को बोल क्यों कटी हुई है? रिजॉइन किया मैंने है, क्योंकि मैंने पता नहीं क्या किया, मतलब कुछ गड़बड़ तो हुआ था। तो we are writing that third point, oxidation state. Due to the inert pair effect, है ना, due to the inert pair effect, the stability of oxidation state. Oxidation state. So we are writing that due to the inert pair effect, the stability of oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप से शो करते हैं वो, एक +2 एक +3। तो बोरॉन +3 वाला टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। गैलियम की स्टेबिलिटी ज्यादा है इंडियम से, और इंडियम की स्टेबिलिटी ज्यादा है थैलियम से। एंड अगर अपन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Tl+1 ज्यादा स्टेबल होता है, इंडियम +1 से ज्यादा स्टेबल होगा, गैलियम +1 से और ज्यादा स्टेबल होगा। वो एल्यूमिनियम और बोरॉन डजंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। Aluminium and boron do not show the +1 oxidation state. Only these three can show. और उसमें स्टेबिलिटी Tl+1 की ज्यादा होगी। ठीक है, the stability of oxidation state. For the stability of oxidation state. अब ये सारा पार्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह की वजह से होता है, तो वो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, अपन ने पहले ये सब पढ़ा हुआ है। सर +2 नहीं होगा? नहीं +2 नहीं होता ना भाई, NH2 है, P1 है, तो या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, मतलब इसको भी हटाओगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं। अब अपन चेक कर सकते हैं, और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन लिख सकते हैं, जैसे बोरॉन है ना, तो बोरॉन का तो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर +1 होता तो वैलेंसी कम होती है, तो आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वैलेंसी +3 है तो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बन सकते हैं +3 में। सो बोरॉन फॉर्म्स ओनली
boron forms only covalent compounds, only compounds in +3 state. अपन ऐसे लिख लेते हैं पहले, compounds in +3 state. Obviously बात है उसका +1 होता ही नहीं, right? So as its ionic radius is small, so have high heat of hydration. वैसे भी अपन को पता है हाइड्रेशन में चार्ज बहुत मैटर करता है. हमने लिखा हुआ हाइड्रेशन ये हो या लैटिस एनर्जी हो, दोनों ही केस में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है, और लैटिस एनर्जी होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है. दोनों ही केस में ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है. अगर ये ज्यादा है तो इसको नहीं चेक करेंगे, अगर ये सेम है तो ही इसको चेक करेंगे, अगर ये ज्यादा है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे. तो अगर चार्ज ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है. अब अपन फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं. अगर अपन एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, तो BF3 ज्यादा एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू BCl3. अब वो मैं सभी एलिमेंट के लिए लिख रहा हूं, इसलिए वो M लिख रहा हूं, M को बाद में एलिमेंट बोलने वाला हूं. और इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा MbR3 से, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा Mi3 से, वेयर M इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब हो जाएगा, है ना. कि अगर अपन M की जगह बोरॉन ले लें, ये तो अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई अच्छा बताओ Bi3, BBr3, BCl3 और BF3 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? ये वाला. ये क्यों नहीं होता? बैक बॉन्डिंग की वजह से. बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता ना इफेक्टिव. तो अगर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या होगा, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है. तो ये लुईस एसिड्स है जनरली. तो लुईस एसिड्स में अगर बोरॉन ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, छोटे बॉन्ड लेंथ में बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा अगर बैक बॉन्डिंग होगा. सो विल रीड दैट एंड सो दिस इज फॉर द लुईस एसिडिक कैरेक्टर. अगर अपन लिखेंगे, जैसे अपन लिखेंगे तो भाई जैसे बी, अगर मान लो अलग अलग एलिमेंट है तो अपन कहेंगे BF3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है AlF3 से, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है गैलियम फ्लोराइड से. अब इसमें सारे के सारे फ्लोराइड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो सभी में होगा. तो फिर जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा ना सेंट्रल एटम, उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी. लेकिन यहाँ पर जो अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा ना, वो सेम एलिमेंट के लिए, इधर भी बोरॉन, इधर भी बोरॉन, इधर भी बोरॉन, लेकिन हैलोजेंस आर डिफरेंट. इधर हैलोजन सेम है बट द एलिमेंट मेटल्स. हाँ बिल्कुल. तो फिर लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा वो अपन बता सकते हैं. ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है. That is the order of Lewis acidic character. So orders of Lewis acidic character. ये पार्ट अपन ने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है बॉन्डिंग वगैरह में. अब जो पार्ट बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है सर, उसमें ज्यादा अपन वो नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब अगर अपन सिंस ऑल आर सॉलिड्स, तो अपन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात. अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में बहुत हार्ड होता है, उसको मेल्ट करना भी बहुत मुश्किल है. तो अपन कहेंगे डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर सभी सॉलिड्स हैं तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है. तो टॉप टू बॉटम बोरॉन छोटा साइज भी है, उसमें पैकिंग भी ज्यादा होती है, तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज बोरॉन की पैकिंग बहुत ज्यादा होती है.
राइट, सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड। अपन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बोरॉन और उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक सॉलिड। ड्यू टू क्लोज पैकिंग। आप उसको क्रिस्टलाइन लैटिस भी बोल सकते हैं, क्लोज पैकिंग को क्रिस्टलाइन लैटिस। वैसे तो वर्ड क्रिस्टलाइन लैटिस ही लिखना चाहिए, मैंने उसको क्लोज पैकिंग थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा मीनिंग ऑफ द, इसलिए ऐसे लिखा। सो इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रेस्ट आर soft and have low melting points. बाकी का melting point कम होता है because they are soft. गैलियम जो होता है ना has melting point of 303 Kelvin, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर गैलियम रखेंगे तो समर्स में वो लिक्विड के फॉर्म में रहे, है ना। अपन लिख ही देते हैं, सो इन समर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, है ना, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इज 2676 केल्विन। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। So it is a useful material for measuring high temperature। भाई ऐसा कोई भी लिक्विड ना जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो, उसको अपन थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। तो मरकरी को इसलिए तो यूज करते हैं, वो तो लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे फिर मरकरी में मान लो फिर विंटर्स है तो फिर टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा है ना। हाँ, क्योंकि वो इजीली एक्सपैंड नहीं होगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करने से, राइट। तो यूजफुल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। गैलियम जो है ना, गैलियम में कभी कभी वो अपन से कहते हैं कि भाई उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन वो +2 नहीं होता। गैलियम अपीयर्स टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन GaCl2, however वो +2 नहीं होता, it is existing as, एवरेज होता है ना। it exists as कोई कंपाउंड जैसे एग्जिस्ट करेगा जिसमें Ga ऐसे होगा, that will be GaCl4। ऐसे कंपाउंड बनता है वो, जिसमें ये +1 में होता है और ये +3 में होता है। मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसे अपन को लग रहा है ना GaCl2 हो गया, उसको ट्वाइस कर दिया आपने, बट वो GaCl2 का ट्वाइस नहीं है, वो दो अलग अलग कंपाउंड मिक्स किए हैं, GaCl एंड GaCl3, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ना गैलियम का +3 भी होता है और +1 भी होता है। अगर अपन से कोई पूछेगा बताओ भाई इंडियम में +3 ज्यादा स्टेबल होगा या इंडियम में +1 ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो अपन कहेंगे +3 की ज्यादा स्टेबिलिटी। भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ Tl में होता है, उसके अलावा बाकी सब में नहीं होते। But +3 oxidation state is more stable than the +1 oxidation state.
+3 oxidation state is more stable than +1 except for TL। सिर्फ TL के लिए अलग होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ उसी में होता है, बाकी में थोड़ी होता है इनर्ट पेयर, एक्सेप्ट फॉर थैलियम ये होता है। एक्सेप्ट फॉर थैलियम। ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड गैलियम, बोथ फॉर्म्स आयनिक। बोरॉन तो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि उसको +3 के अलावा कुछ नहीं बनाता। आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे अपन लिखेंगे ना तो Al2O3, AlF3, Aln, इनमें आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना वो ज्यादा होता है कोवेलेंट से। लेकिन अगर अपन ऐसे लिखें भाई अपने पास गिवन हो AlCl3, AlBr3, AlI3, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है आयनिक से। तभी तो AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, और डाइमर जैसे एग्जिस्ट करते हैं वो पॉलीमेरिक बन जाता है, सो इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, इट विल एग्जिस्ट एज अ। हो गया सर। ठीक है, एक मिनट, मतलब एक आध मिनट वेट करना चाहिए ना, बाकी लोग लिख भी रहे हाँ होते सर। है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ये लो भाई, अब अपन लिखेंगे भाई केमिकल सर 1 प्रॉपर्टीज। मिनट पीछे का पेज दिखाओगे? हो गया सर। तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो विल राइट दैट फर्स्ट। एक तो रिएक्शन विद एयर सभी के लिए लिखना होता है, ये लिखना होता है, और रिएक्शन विद O2 और एयर ये अपन को लिखना होता है। सो बोरॉन जो होता है वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन नेचर होता है। सो बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम फॉर्म्स a very thin oxide layer, a very thin oxide layer, oxide layer on surface, which protect metal from further reaction. मतलब अब एल्यूमिनियम के सरफेस पे जब अपन एयर के साथ उसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं हीट करके या कुछ भी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और ये बहुत हार्ड होता है।
अगर ये बहुत हार्ड होगा तो फिर फर्दर रिएक्शन होता ही नहीं, अंदर वाले आइटम का सरफेस पे ही रिएक्शन होगा बस। प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन, इट प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन। बट अगर अमॉर्फस फॉर्म में ले लें, अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम when heated with air they forms B2O3 and boron nitride. They will form like this, boron oxide and boron nitride. ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनेगा, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऐसे फॉर्म। अब अपन अगर ऑक्साइड्स को लिखें तो ऑक्साइड्स आर B2O3 बनता है, Al2O3 बनता है, Ga2O3 बनेगा और In2O3 बनेगा और Pl2O3 बनेगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अपन ने इनके लिख लिए ऑक्साइड्स। अब ये +3 है तो अपन को पता है भाई ये -2 होता है, ये +3 होता है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना होता है सबको पता है। बोरोन इज अ नॉन मेटल, तो ये एसिडिक होता है। ये दोनों एम्फोट्रिक होते हैं। ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये अपन को पता है। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर है तो मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो दे विल बी बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम इज एम्फोट्रिक, ये आप कई बार बता चुके हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब एम्फोट्रिक होते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आपने काफी टाइम पढ़ाया हुआ है। एम्फोट्रिक का मतलब होता है जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे। बेस है तो एसिड बनेगा, एसिड है तो बेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेस है तो एसिड नहीं बनेगा। अपन कहेंगे एसिडिक है, अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिड जैसे बिहेव करेगा, और अगर एसिड के साथ हाँ रिएक्ट करोगे तो बेस जैसे बिहेव करेगा। जैसे अगर मान लो अपन के पास बोरॉन हाइड्रोक्साइड्स है, ये B2O3 भी लिख सकते हो, तो इन सबको पानी में डालोगे तो इनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ये भी ऐसे बनाएगा तो ये H3BO3 बनाएगा क्योंकि एसिडिक है, बोरिक एसिड। तो H3BO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपन ने पढ़ा हुआ है एन फैक्टर वगैरह इसका। तो जब अपन इसको NaOH से रिएक्ट करते हैं ना तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड, ये Na, क्योंकि ये तो लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना बोरॉन का, इसलिए वो लुईस एसिड है। तो ये इससे OH माइनस साइन को एक्सेप्ट करेगा, तो अपने पास बनता है NaBOH होल 4। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इसे हीट करोगे तो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, NaBO2 होता है जिसको अपन कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ये मेटाबोरेट वगैरह अपन ने क्लास में पढ़े हुए हैं पहले, है ना। अगर अपन बोरिक एसिड का हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो बोरिक एसिड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट एज, अगर बोरिक एसिड को अपन हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लें, मतलब अपने पास H3BO3 ऐसे है, या आप ऐसे लिख लो BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हो आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो इट विल स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। वो एक इक्विलिब्रियम अटेन करता है जिसमें वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज B3O3OH होल 4 हाई कॉन्सेंट्रेशन में, नेगेटिव चार्ज प्लस H3O पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, लाइक दैट विल। इसको अपन कहते हैं ट्राइमेरिक मेटाबोरेट। इसको अपन कहते हैं ट्राइमेरिक मेटाबोरेट। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अपन लिख सकते हैं लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर कभी कभी अपन से पूछ भी लेते हैं भाई ट्राइमेरिक मेटाबोरेट का स्ट्रक्चर बनाओ। अब ये B3O3 मैंने ऐसे क्यों लिखा समझ में आ गया होगा। वो साइक्लिक रिंग ना, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, सभी पे एक OH होता है, सभी पे एक OH होता है और एक बोरॉन पे एक्स्ट्रा OH होता है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है।
जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइमेरिक मेटाबोरेट अगर कहेंगे अपन से, तो एक बोरॉन sp3 होता है, बाकी 2 बोरॉन sp2 होते हैं ट्राइमेरिक मेटाबोरेट में एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। So at high concentration it forms trimeric metaborate, और उसमें एक बोरॉन जो है वो sp3 होता है, बाकी 2 बोरॉन इसमें sp2 होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, राइट? सर वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? बिल्कुल, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना। इट इज मतलब बोरिक एसिड लिखना था मुझे, है H3BO3 is a weak acid. Obviously बोरिक एसिड तो बहुत वीक एसिड होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें अपन को लिखा होगा सिस डायोल्स और विसिनल डायोल्स, it act as strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सिस डायोल और विसिनल डायोल का मतलब होता है कि देख भाई, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डायोल मतलब होता है OH, ऑल मतलब OH, सिस डायोल। तो आप ऐसे लिखोगे तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांस डायोल, अपोजिट साइड में लिखोगे तो ट्रांस डायोल होता है। तो सिस डायोल का मतलब है एक ही तरफ होने चाहिए दोनों OH। तो अगर अपन बोरिक एसिड को सिस डायोल से मिक्स करेंगे, किसी भी सिस डायोल से, इसे 1,2 पे कार्बन सर तो एटम, इससे क्या डिफरेंस होता है? अरे यार तुम लोग मतलब कहाँ बैठे हो, कितनी तेज आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही तुम्हारी, है ना? तो अपन जब इनको सिस डायोल से रिएक्ट करवाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे बिहेव करेंगे। रीजन अपन कहेंगे क्योंकि इस केस में बोरिक एसिड जो होगा तो सिस डायोल में अपन बना लेते हैं भाई, सिस डायोल का मतलब ऐसे हो जाएगा, इसमें CH2OH लिख देता हूं मैं ऐसे। तो जब अपन सिस डायोल के साथ, ये सिस डायोल हो गया, ऐसे ग्लाइकॉल लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकॉल। जब इसको H3BO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, H3BO3 के साथ, तो बोरोन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद दिस, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो ऐसे बनाएगा बोरोन। इसके लोन पेयर बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके लोन पेयर, राइट? तो ये अपन ऐसे बता देते हैं तो भी चलेगा भाई। डायोल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसमें तो डेल्टा पॉजिटिव भी होगा, डेल्टा नेगेटिव भी होगा। तो अगर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिखा देते हैं, क्योंकि अपन को अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसी का भी ज्यादा कब होगा, जब ऐसे लिखा होगा भाई, अगर इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो अपन कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये प्रोटॉन निकालना है। तो ये सिस डायोल क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये सिस डायोल के हाइड्रोजन्स जो इसका ऑक्सीजन है बोरोन बना देते हैं फिर ऐसे। इसका जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इससे इसके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं अपनी तरफ, इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे अपनी तरफ, इस पे डेल्टा नेगेटिव है। और इसका जो हाइड्रोजन है, अपने हाइड्रोजन तो बनाया ही नहीं, इसका मुझे हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। तो इसका जो हाइड्रोजन है एक और ऐसे, तो अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा भाई, ये भी पुल कर रहा है डेल्टा पॉजिटिव की वजह से, ये भी पुल कर रहा है डेल्टा पॉजिटिव की वजह से, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। पुल कर रहा है ना? अगर नहीं, बोरॉन तो पुल करेगा, वो बोरॉन तो बैक बॉन्डिंग यहाँ से भी मिल रहा है उसको, बैक बॉन्डिंग चल रहा है उसका, राइट ना?
तो अपन को, क्योंकि अपन को ये बताना है कि भाई इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, अगर इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो जब ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर सकता है। तो जब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे अपनी तरफ ऐसे, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल्ड अप होंगे। और अगर OH बॉन्ड में ये H वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर वो ऑक्सीजन की तरफ पुल्ड अप होंगे तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है इस बॉन्ड में पोलैरिटी आना, और बॉन्ड में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना इजीली ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। So due to hydrogen bonding, the polarity in OH bond in H3BO3 increases. अगर OH bond की polarity increase होगी तो इसका H पॉजिटिव देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे बिहेव करता है। ये रीजन होता है इसका। तो अगर डाइऑल होता है तो ये ऐसे साइक्लिक रिंग बनाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो वो स्टेबल भी होता है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो अपन कहेंगे ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से पुल करेगा। अब इससे तो पुल कर नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो हाइड्रोजन से पुल करेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पुल्ड अप हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब अपन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन ऑफ B एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या लिखेंगे अपन, बोरॉन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन इन द बोरिक एसिड। क्या लिखेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई देखो इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है। अपन सबको पता है कि अगर साइड में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है और उसके साइड में लोन पेयर है तो उन दोनों का मिक्सिंग 100% होगा, और अगर मिक्सिंग होगा तो इसका लोन पेयर, एक लोन पेयर कैसे बिहेव करेगा, पाई बॉन्ड जैसे। अगर एक लोन पेयर पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करेगा तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 और 3, मतलब sp2। और ये हाँ, ये तो पहले ही 3 सिग्मा बॉन्ड थे, हम 4 काउंट ही नहीं कर रहे थे, ये भी sp2। तो जैसे ये ओवरलैपिंग कर सकता है वैसे ये भी कर सकता है, वैसे ये भी कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन एज वेल एज बोरॉन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अपन ये गलती कर सकते थे ना, जैसे अपन से कोई पूछेगा बताओ वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी लोन पेयर डीलोकलाइज ऑर्बिटल मिक्सिंग थोड़ी शो कर रहा है या डीलोकलाइज थोड़ी हो रहा है। जो भी लोन पेयर ऑर्बिटल मिक्सिंग शो करेगा या डीलोकलाइजेशन में जाएगा उसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ये मैंने आपको बताया, अपन ने जीओसी में बहुत सारा पढ़ा हुआ है। और अगर किसी एटम के पास 2 लोन पेयर हैं तो एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, दोनों कभी नहीं जा सकते, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक ही लोन पेयर उस ऑर्बिटल के प्लेन में हो सकता है। Whenever the orbital are in the same plane, they have tendency to mix up. ये अपन ने GOC में पढ़ा हुआ है। So this is about the reaction of oxygen or air with boron. ये ऑक्साइड्स के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलोजेंस की बात करते हैं कि अगर ये एलिमेंट हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल दे फॉर्म। सो द रिएक्शन विद हैलोजेंस, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अपन, है चले। Yes, sir. तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, रिएक्शन विद हैलोजेंस। So except TL, all forms
ट्राइहैलाइड्स, है ना। सो ट्राइहैलाइड्स मींस वी आर गोइंग टू राइट दैट ऐसे एलिमेंट होगा और हैलोजेंस को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, ऑल कैन फॉर्म ट्राइहैलाइड्स। बट टीएल कैन फॉर्म, वो ऐसे बनाता तो है TLI3, बट वो TLI3 नहीं होता है, वो TL ये +1 होता है और ये -1 होता है, बिकॉज I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, इन दोनों का टेंडेंसी होता है एक्स्ट्रा हेलोजन के साथ कंबाइन करने का, इन दोनों का टेंडेंसी होता है एक्स्ट्रा हेलोजन के साथ कंबाइन करने का। इसलिए तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है। I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो I3 नेगेटिव बनता कैसे? ऐसे ही तो बनता है कि भाई I नेगेटिव है तो उसका टेंडेंसी, अगर उसको आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो I3 नेगेटिव बनता है और I3 पे -1 चार्ज होता है। तो ये TL पे +3 चार्ज नहीं है, क्योंकि TL बनाता ही नहीं +3 चार्ज वाला, तो डिकम्पोज हो जाएगा इससे रिएक्ट करके। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट में लिखे हुए हैं ये वाला पार्ट, बट इधर भी अपन लिख सकते हैं ऐसे। फिर BF3 हैज लीस्ट लुईस एसिडिक कैरेक्टर अमंग बोरॉन ट्राइहैलाइड्स। अब वो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे BF3 हैज लुईस, अपन को लिखा हुआ है लुईस एसिडिक कैरेक्टर, अब लिखा था तो लिख ही देता हूं, क्योंकि इससे पहले अपन ने लिखा ना एक पॉइंट, इधर ये लिखा ना है, इसमें ये पॉइंट लिखा था ना अपन ने, ये डिस्कस किया ना अच्छे से हैलाइड्स का लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं ना अपन। सो लुईस एसिडिक कैरेक्टर ना, तो BF3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं ऐसे। PCl3, BBr3 एंड Bi3, ये अपन को पहले से पता है। अब कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन लिखेंगे अपन, जैसे बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स है ना, ये लुईस एसिड्स है, अगर अपन इनको वाटर में डिसॉल्व करें, राइट ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर में डिसॉल्व करने से ट्राइहैलाइड्स हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बना देगा बोरॉन H3BO3, वाटर है प्लस 3HX। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही है, मान लो अपने पास AlCl3 है, बोरॉन ट्राइहैलाइड से लेके AlCl3 है, अपन इसको भी H2O के साथ रिएक्ट करेंगे ना। अब AlCl3 भी लुईस एसिड है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये बनाएगा AlH2O6 OH thrice प्लस thrice of HCl, ऐसे बनाएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बोरॉन अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो, एक मिनट, इसको अच्छे से लिख रहा हूं मैं, लिखूंगा भाई, अच्छे से लिख रहा था बस, AlH2O6। तो होगा क्या ना कि बोरॉन में लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और ये लुईस बेस होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप होके ये बोरॉन OH होल थ्राइस बनाएगा। सर 9H2 होना चाहिए ना, राइट, 9H2 क्यों? क्योंकि 3 तो होगा। सेकंड वाले में। हाँ तो लिखेंगे ना, अभी बैलेंस करेंगे ना, रुको रुको, पहले एक एक पार्ट देखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, इसमें H3BO3 इसलिए क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा था, इसलिए अपन ने एसिड ही बनाया, एसिड मैंने इसमें ही बनाया, लेकिन HCl बनाया। लेकिन एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल होता है, और d ऑर्बिटल होने की वजह से भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल में क्या होता है, 3s2p3, एल्यूमिनियम ना P1। अगर ये P1 होगा तो इसमें
एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, और फिर उसके बाद d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए, थर्ड शेल यूज किया तो d ऑर्बिटल होगा। तो ये मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना, ये तो मैं अब जैसे बोरोन होता तो बोरोन में तो सिर्फ p और d हो सकते हैं, ये ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन ये तो बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है ना, ये तो बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। तो जनरली 6 से ज्यादा बॉन्ड कम ही बना पाता है कोई भी एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6, अपन ने 6 sp3d 2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। तो ये वाटर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बोरोन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा, जिसे अपन लिखते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइज्ड होगा और वो ऑक्टाहेड्रल शेप बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ ट्राइगोनल पर या मैक्सिमम जाएगा तो टेट्राहेड्रल तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल है ना खाली, बस उसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं बोरोन में, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दैट। अभी वी कैन राइट दैट हियर AlCl3 exists as a dimer, ऐसे अपन ने डाइमर जैसे लिखा हुआ है, AlCl3 exists as a dimer। AlCl3 है तो इसके लोन पेयर से अपन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और इसके लोन पेयर से इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सो लाइक दैट वी यूज्ड टू राइट दैट कि भाई इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले चारों Cl एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन ये दोनों Cl जो अंदर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बाहर वाले Cl से, लाइक दैट अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट BX3 do not exist as do not form dimers due to back bonding, due to effective back bonding। इसमें बोरोन और हेलोजन का साइज छोटा है ना, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है। एल्यूमिनियम का भी साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम और Cl का भी साइज बड़ा है, तो फिर वो डाइमर, फिर वो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है तो वो डाइमर बना लेता है। दैट वाज द रीजन। थर्ड वी कैन राइट दैट, अब बाकी एसिडिक कैरेक्टर पर पहले भी लिखा हुआ है तो ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर ऑब्वियसली बोरॉन तो बहुत हार्ड होता है, वाटर से कैसे इफेक्ट करेगा, है ना। सो अपन लिखेंगे बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर और स्टीम, इवन हीट भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एल्यूमिनियम विथ बॉइलिंग वाटर, अगर एल्यूमिनियम को वाटर के साथ बॉइल करोगे ना, मतलब स्टीम के साथ भी लोगे आप, तो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इफ द ऑक्साइड लेयर is not present on at the on the surface, मतलब amorphous aluminium oxide layer is not present on the surface, is not present on the surface. Gallium and indium do not react even with water, with the water, मतलब हॉट वाटर भी होगा तब भी नहीं करेगा, चाहे कोई भी, मतलब हीट भी करोगे तब भी नहीं करेगा। TL वो ऑक्साइड लेयर इज बना, TL is reactive but it forms oxide layer on the surface, oxide layer on the surface, और सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बना देगा।
It forms the oxide layer on the surface. अब जैसे अपन ये पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं कि मतलब फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, तो ऐसे कितने मेटल हैं जो ऑक्साइड लेयर की वजह से रिएक्ट नहीं करते? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, लेड है ना, विच बिकम्स, है ना, जो मतलब जिन पे ऑक्साइड लेयर बनता है तो वो रिएक्ट नहीं करते. सो दैट इज, तो ये रिएक्शन विद वाटर है, बट ओनली अगर अपन देखें तो एल्यूमिनियम ही बॉयल करके वाटर से रिएक्ट करता है, बाकी नहीं करता है. बाकी सब में ऑक्साइड लेयर का प्रॉब्लम वैसे तो सभी में ऑक्साइड लेयर का प्रॉब्लम आता है, लेकिन एल्यूमिनियम और थैलियम थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं अगर ऑक्साइड लेयर ना प्रेजेंट हो तो. बोरॉन, गैलियम और इंडियम तो रिएक्ट करते भी नहीं. नेक्स्ट इज एनोमलस बिहेवियर, है ना, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बोरॉन. बिहेवियर ऑफ बोरॉन. केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया ना. हाँ, अब ये एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या होता है वो अपन सबका पता है. स्मॉल साइज. बिल्कुल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सबसे पहले लिखते हैं, है ना. सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ऑर्बिटल वो हमेशा होता है, इस ब्लॉक में भी बताया था मैंने, कॉमा स्मॉल साइज, कॉमा हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. यही रीजन होता है हमेशा, ड्यू टू द राइट ना. जैसे अभी अपन देख रहे थे ना, यहाँ पर H3BO3 क्यों, यहाँ क्यों नहीं बना रहे आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? रीजन इज उसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वो डिफरेंट बिहेव करेगा. अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपन को और ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा. एनोमलस बिहेवियर. बोरॉन इज ओनली नॉन मेटल. एंड shows एलोट्रोपी. वो क्रिस्टलाइन भी होता है और अमरफस भी होता है. अभी अपन बोरॉन को एक बार प्रिपरेशन भी चेक कर लेंगे कि बोरॉन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो उसमें क्रिस्टलाइन बोरॉन और अमरफस बोरॉन दोनों ही देख लेंगे. दूसरा, बोरॉन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है. इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड. बाकी सब कोवेलेंट और आयनिक दोनों बनाते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड एंड हैज, बाकी सब सॉफ्ट भी थे और उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम थे. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मैं तो बस थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे एक ही सेंटेंस में लिखता जाता हूँ सब कुछ, और ज्यादा लिखने का फायदा क्या. इसका ऑक्साइड एसिडिक था, बाकी सब या तो एम्फोटेरिक थे या फिर बेसिक थे. इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. Acidic in nature, and its hydride is most stable. ठीक है. देन अदर्स, ऑब्वियस सी बात है, आप रिलेटिवली ही लिख रहे हो जो भी लिख रहे हो. Only boron can form borides. Can form borides. Only boron can form borides. With active metals. मतलब बोरॉन नॉन मेटल तो है ही, तो अगर जैसे MgCl2 बनता है तो क्या बोरॉन का नॉन मेटल के साथ बोरॉन का कोई कंपाउंड नहीं बन सकता? बन सकता है.
अगर कोई दूसरा एक्टिव मेटल है, बोरॉन से ज्यादा अच्छा मेटल एक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो अपन उसका बोरॉन के साथ बोराइड बना सकते हैं, Mg3b2 बना सकते हैं अपन, ऐसे बोराइड बना सकते हैं अपन। लेकिन बाकी सब तो खुद ही मेटल होते हैं, बोरॉन ही नॉन मेटल होता है, तो बाकी सबका फिर कंपाउंड नहीं बनेगा मेटल के साथ, सिर्फ बोरॉन ही बना सकता है। तो बोरॉन कैन फॉर्म बोराइड्स, है ना। अब अपन थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन पढ़ लेते हैं, बोरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ओके सर। अब अपन बोरॉन का डिस्कस करते हैं थोड़ा, प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। अपन ओर से मेटलर्जी थोड़ा पढ़ेंगे बोरॉन का, कि भाई कैसे अपन ओर से निकालेंगे बोरॉन को, लेकिन एक बार अपन ये देख लेते हैं कि भाई बोरॉन कैसे बनाते हैं अपन। तो अब मैं ऐसे देख लेता हूँ, तो प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन में अगर अपन B2O3 मतलब बोरिक एनाइड्राइड, इसको रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे सोडियम है या पोटेशियम है या मैग्नीशियम है, इनके साथ अगर इसे हीट करते हैं तो अपन को बोरॉन मिलेगा और बाकी इन मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। जो बोरॉन अपन को मिलता है इसको अपन कहते हैं अमरफस बोरॉन, है ना, वी गेट अमरफस बोरॉन, ये अमरफस होता है। और अगर अपन B2O3 को इसकी जगह अपन एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट करवाएं, इसके साथ हीट करें तो अपन को बोरॉन सॉलिड तो मिलेगा, बट इट विल बी ए क्रिस्टलाइन बोरॉन। ये क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, ये वाला जो बोरॉन होता है अमरफस, ये ग्रीन कलर का आता है, और जो क्रिस्टलाइन बोरॉन आता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है। तो बनेगा दोनों ही केस में B2O3 से, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा मेटल आपने यूज किया है, उस मेटल के हिसाब से अपन को क्रिस्टलाइन और अमरफस बोरॉन मिलेंगे, विच इज एलोट्रोप ऑफ बोरॉन। एक वैन आर्कल मेथड होता है, ये अपन मेटलर्जी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वैन आर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं अपन उसको। तो वैन आर्कल मेथड में अपन क्या करते हैं, Bi3 लेते हैं और इसको टंगस्टन फिलामेंट मतलब W फिलामेंट पे, टंगस्टन होता है W, उसको पूरे लिख देते हैं, टंगस्टन फिलामेंट पे हीट करते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट पे हीट करेंगे तो फिलामेंट में 1800 केल्विन पे टेम्परेचर होता है। तो यहां पर अपन को बोरॉन सॉलिड मिलता है और I2 लिबरेट कर जाता है टंगस्टन फिलामेंट पे। ये वैन आर्कल मेथड होता है, इसको वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं अपन, वो केमिकल
उसमें पढ़ेंगे अपन मेटलर्जी जब चैप्टर पढ़ेंगे सेपरेटली। एक होता है अगर अपने पास बोरॉन हैलाइड्स गिवन है, कोई भी हैलाइड ले लो आप। अब I3 तो आपने यहाँ ले ही लिया था, तो बाकी अपन क्लोराइड या ब्रोमाइड भी ले लें तो भी उनको अपन टंगस्टन फिलामेंट पे हीट कर सकते हैं। सो BX3 यहाँ पर X को अपन Cl और Br ले लेते हैं। तो इसको गैसियस स्टेट में लेके अगर अपन इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑन टंगस्टन फिलामेंट, सो आप इसमें रेड हॉट फिलामेंट भी लिख सकते हैं। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो भी अपन को बोरॉन मिलेगा और हाइड्रोजन हैलाइड विल बी लिबरेटेड। ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन के, मतलब बोरॉन को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे वो अपन बता सकते हैं। अब कुछ रिएक्शंस ऑफ बोरॉन अगर अपन चेक करें, रिएक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, अब बोरॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है। कभी कभी अपन को वो पूछते हैं कि भाई अगर अपन बोरॉन को आप ऑक्सीजन से भी लिख सकते हो या नाइट्रोजन से भी लिख सकते हो और रिएक्ट करना, दोनों ही रिएक्ट करते हैं। एयर भी लिख सकते हो, इन दोनों का मिक्सचर है तो अपन एयर भी लिख सकते हैं इसको। तो डायरेक्टली आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हो तो बोरॉन नाइट्रेट बना दूंगा, और ऑक्सीजन लिखोगे तो ऑक्साइड बना दूंगा। लेकिन एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। सो अगर नाइट्राइड और बोराइड दोनों बन सकते हैं तो अपन बनाएंगे। बोरॉन का रिएक्शन कार्बन के साथ भी होता है और ये बनाता है बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड, राइट, हीट करने से बोरॉन कार्बाइड बनाएगा। हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली बोरॉन हैलाइड्स बना देंगे। अगर अपन बोरॉन को HNO3 से रिएक्ट करेंगे, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो बोरिक एसिड बनेगा प्लस NO2 लिबरेट करेगा। हम किसी भी एलिमेंट को अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे ना, किसी भी एलिमेंट को, नॉट ओनली बोरॉन, तो उस एलिमेंट का, उस नॉन मेटल का अपन एसिड बना देंगे और NO2 लिबरेट करेगा। ये हमेशा होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कोई भी एलिमेंट, इसलिए तो मैं सेंटेंस को आराम से बोल रहा हूं। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी नॉन मेटल ले लो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करो तो उस नॉन मेटल का, आप सल्फर लेते तो मैं H2SO4 बना देता प्लस NO2 बना देता। आप कार्बन लेते तो मैं कार्बोनिक एसिड बना देता। नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड तो खुद ही है ठीक है ना। तो कोई भी अपन लेंगे तो मतलब एक तरीके से यह है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है अगर एलिमेंट, तो जैसे आयोडीन होता तो अपन HiO3 बना देते प्लस NO2 बना देते। क्लोरीन होता तो HClO3 बना देते प्लस NO2 बना देते, लाइक दैट। और अगर अपन किसी, ठीक है, अगर अपन किसी एलिमेंट को बिल्कुल वैसे ही, अगर किसी एलिमेंट को अपन H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यही करता है, एलिमेंट का एसिड और SO2 लिबरेट करो, ये बन जाएगा। एलिमेंट का एसिड और SO2 लिबरेट कर दो आप, वही बनेगा, राइट। अब थोड़े से एक दो रिएक्शन है जिसमें बोरॉन को CO2 से भी रिएक्ट करते हैं और बोरॉन को SiO2 से भी रिएक्ट करवाते हैं। वे दोनों CO2 और SiO2 दोनों एक ही ग्रुप से है ना, प्लस SiO2, ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं बोरॉन से और दोनों ही B2O3 बनाते हैं प्लस कार्बन, और इसमें भी B2O3 बनाएंगे प्लस सिलिकॉन। मतलब बोरॉन कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बोरॉन कैन रिड्यूस सिलिकॉन ऑक्साइड। बाकी अपन बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा अपन को। और बैलेंसिंग में इसलिए नहीं करता, कोई पूछने वाला नहीं है अपन से बैलेंसिंग।
सब अपन से प्रोडक्ट पूछेंगे कि प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। These are some reactions of boron. अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बोरॉन देख लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जो सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बोरेक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोरेक्स। बोरेक्स में फॉर्मूला अपन को पता है Na2B4O7.10H2 ये है भाई बोरेक्स। और बोरेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ है, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। दो तो है, निकाल लो आप। और लिखने से पहले देख लेना भाई, पहले देख लो उसके बाद लिखना इसका स्ट्रक्चर। पहले सभी बोरोन के बीच में ऑक्साइड बनाओ। ऐसे अब किसी दो बोरॉन एटम के बीच में एक ही ऑक्साइड बनाना, या तो इन दोनों में बना लो या इन दोनों में बना लो। सभी बोरॉन को एक OH दो। तो अपन कहेंगे सर बोरॉन ना 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 4 बॉन्ड बना रहे आप, तो ठीक है ना। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है अपने पास तो 2 नेगेटिव चार्ज भी तो होने चाहिए इस पे, एक इधर और एक इधर, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। अब या तो यहां लिखो या यहां लिखो। तो .8H2 हो गया। मैंने 2 H2 यूज किया अंदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये वाला बोरॉन sp2 है, ये वाला बोरॉन sp3 है, ये वाला बोरॉन sp2 है और ये वाला बोरॉन sp3 है। मतलब इसमें बोरेक्स में 2 बोरॉन sp3 होते हैं और 2 बोरॉन sp2 होते हैं, है ना। और sp3 sp2 आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। नंबर ऑफ ऑक्साइड बॉन्ड अगर ले पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑक्साइड बॉन्ड है। इसमें से अपन से कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे के सारे बोरॉन, अगर सारे ऑक्सीजन की बात करें तो दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा? दे आर हैविंग ए लोन पेयर। हाँ, तो एडजेसेंट एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो है, they are sp2 hybridized. So oxygens are sp2 hybridized. ठीक है। ये बोरेक्स है। अब अपन लिखेंगे बोरेक्स ऑन हीटिंग लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर अपन इसे हीट करेंगे तो ये निकल जाएगा। It loses water of crystallization and swells in a fluffy mass. In a fluffy mass. On further heating, it melts to give clear liquid. मतलब वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। क्लियर का मतलब ट्रांसपेरेंट लिक्विड, which solidify
जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा to give glassy bead, to give the glassy bead containing, जो glassy bead बनता है ना, they contain sodium metaborate and boric anhydride. B2O3 is boric anhydride. ये दोनों ही प्रेजेंट आते हैं उसमें. सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनाइड्राइड. चलो एक बार हीट करके देख लेते हैं और उसका रोल देख लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों करेगा. तो उसका अपन को रोल भी पता चल जाएगा कि व्हाई वी विल डू दिस. ठीक है, व्हाई वी विल डू दिस. सर वो बोराक्स में O11 होगा ना? बोराक्स में O11 होगा ना? बोरेक्स में O11 होगा. और पीछे O11 लिखा है. O11 कैसे आ गया यार बोरेक्स में? तो पीछे अपने Na2B4 O11.10H2 लिखा है. नहीं यार 7 ही होगा. 7 ही होता है. सेवन ही होता है. सर आपने पीछे Na2B4O11 दिया था. O11 दिया था. सर हाँ, फर्स्ट सर, और पेज पे सेलिम- अकरेंस में. रुको 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 रुको. ये स्ट्रक्चर है बोरॉन का. सोर्स कैरनाइट. रुक जाए एक मिनट. 1 2 3 4, ये तो 5 हो गए. 5 और 4 9 हो गए. 9 ऑक्सीजन है. 9 में से 2 हटा दो. 7 ऑक्सीजन 7 होगा. पहले जो था उसको करेक्ट कर लो. 11 वाला. ओके सर. पहले जो था उसको करेक्ट कर लो. फर्स्ट पेज पे ही था शायद, लेकिन इसमें फर्स्ट पेज वो चला ही हाँ गया. सर फर्स्ट पेज पे अकरेंस हाँ में. हाँ अकरेंस में O11 नहीं होगा. वो कोलेमेनाइट में O11 होता है. इसमें थोड़ी होगा O11. तो कोलेमेनाइट लिखा होगा तो शायद O11 उसकी वजह से हो गया होगा. हाँ ये सर कोलेमेनाइट में 11 दिया. कोलेमेनाइट में 11 होगा. इसमें तो 7 ही होगा यार. इसका तो स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है अपन ने, और स्ट्रक्चर सामने लिख भी रहा हूं मैं. और इस स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके. चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. वेट कर लेना उस पर तुम लोग, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेज है नहीं मेरे पास. चलो आगे. अब अपन फिर लिखते हैं दैट इज. सर एक मिनट पीछे का पेज दिखाओ तो. एक मिनट रुक जा. पीछे वाला पेज ये लो. ये ले भाई. हो गया सर. अरे बाप रे. अब अपन लिखेंगे दैट इज, जैसे अपन ने लिखा ना कि इधर Na2B4O7 द बोरेक्स H2O. इसको हीट करूंगा ना तो इट विल फॉर्म Na2B4O7. वाटर हट जाएगा. ये फ्लफी मास होता है. और इसको हीट करोगे तो you'll get सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस B2O3. दिस इज अ ग्लासी बीड. ये ग्लासी बीड. सर और वो बीच वाला है ना फ्लफी मास. हाँ ये फ्लफी मास है. फ्लफी मास मतलब जैसे टेल्कम पाउडर होता है वैसे. अब ये जो ग्लासी बीड होता है ना, अब ग्लासी बीड का मतलब हो गया कि अब जैसे वो टॉफी खाते हैं ना अपन, ट्रांसपेरेंट टॉफी, हार्ड वाली टॉफी, थोड़ा सा उसको खाने के बाद जैसे हो जाता है वो बीड वैसे. तो ग्लासी बीड को अपन क्या करेंगे, ग्लासी बीड इसमें जो मेटाबोरेट होता है ना Na
O3 ना, NaBO2 ना, इसको अगर अपन किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स अस मेटल दैट इज कलर्ड मेटाबोरेट। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उसका मेटल NaBO2 से रिएक्ट करता है, तो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनते हैं मेटल BO2 होल ट्वाइस ऐसे, सो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनते हैं। सो ये मेटल ऑक्साइड्स के कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन इसी से उनका टेस्ट लगाते हैं। सो इट इज यूज्ड एज द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर मेटल्स। जैसे यहाँ कलर्ड मेटल मेटाबोरेट होता है ना, तो अगर इस मेटल ऑक्साइड में कॉपर या कोबाल्ट है ना, तो वो ब्लू कलर का मेटाबोरेट बनाते हैं, तो कलर्ड मेटाबोरेट, कलर्ड मेटाबोरेट आर फॉर्म्ड। तो इसमें अगर इफ मेटल ऑक्साइड में अगर मेटल जैसे अपन लिखेंगे तो दे आर कॉल्ड फॉर द मेटल्स, तो अपन कहेंगे भाई कॉपर एंड कोबाल्ट दे फॉर्म्स ब्लू मेटाबोरेट। अगर क्रोमियम होता है तो ग्रीन मेटाबोरेट बनता है। अगर Mn होता है तो पिंक मेटाबोरेट बनता है। अगर निकल होता है तो ब्राउन मेटाबोरेट बनता है। अगर Fe होता है तो येलो बनता है। बस इनके अलावा बाकी कोई मेटल के लिए नहीं बताना ये टेस्ट, और इसको अपन कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर मेटल ऑक्साइड्स। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट। ये अपन का स्कूल में ना ड्राई टेस्ट में करवाते हैं, अगर करवाएंगे तो अपन इसको क्या करेंगे, वो बोरेक्स देंगे, अपन उसे हीट करेंगे तो एक ग्लासी मास बचेगा अपने पास। वो थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, ऐसे नहीं एकदम हार्ड नहीं होता, जेल जैसे ही होता है, बीड होता है। फिर अपन क्या करेंगे, एक प्लेटिनम वायर लेंगे, उस वायर में इस ग्लासी बीड को लगाए देंगे, जैसे ग्रीस होता है ना, ग्रीस टाइप की दो, बट ग्रीस थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट होगा, ये थोड़ा हार्ड होता है। तो अब उसमें अपन क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे अपन, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स को, उनको उस प्लेटिनम वायर जिस पे ग्लासी बीड लगा होगा ना, उस पे स्टिक करवा देंगे, क्योंकि ये स्टिकी होता है, तो उस पे अपन मेटल ऑक्साइड को स्टिक करवा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको बंसन बर्नर में हीट करेंगे। हीट करेंगे तो वो कलर्ड कंपाउंड बनेगा। अगर वो ब्लू बना तो उसमें कोबाल्ट या कॉपर है, अगर पिंक बना तो उसमें Mn है, अगर ग्रीन बना तो क्रोमियम है। तो दैट इज कॉल्ड ड्राई टेस्ट फॉर मेटल्स। तो ड्राई टेस्ट बोलते हैं अपन इसे, इससे क्वेश्चन भी आते हैं अपन को ड्राई टेस्ट से। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट इज कॉल्ड ड्राई टेस्ट, है ना। अब बोरोन का भी टेस्ट लगा सकते हैं अपन की, टेस्ट फॉर बोरेट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2। अपन ने लास्ट टाइम, एक मिनट देख लूं, ए लिखा कि क्या लिखा अपन ने, अच्छा 1 लिखा, इसको ए लिख लेते हैं अपन, है तो फिर उसको बी कर देंगे अपन, क्योंकि 1 2 तो अपन कंपाउंड्स के लिए देंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के लिए। अब टेस्ट ऑफ बोरेट हो गया एक तरीके से, है टेस्ट ऑफ बोरेट। अपन क्या करेंगे, पहले बोरेट बना लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, विल राइट दैट Na2 टेस्ट ऑफ बोरेट, और बोरेक्स भी कर सकते हैं। बोरेक्स से पहले बोरेट बना लेंगे। तो Na2B4O7 अपने पास है, इसको अपन रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एक्वस सोल्यूशन होगा, थोड़ा वाटर भी यूज करना होता है, तो ये बना देता है अपन को Na2SO4 प्लस H3BO3। अब 4 है तो 4 तो बनेगा, ये बन जाएगा बोरिक एसिड। इसमें जो बोरिक एसिड होता है ना H3BO3 में, मैं H3BO3 को थोड़ा डिफरेंट वे में लिख लेता हूँ, ऐसे बोरिक एसिड, है ना, ये होता है बोरिक एसिड। तो इस बोरिक एसिड को अपन रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ, C2H5OH।
तो मैं 3 OH को 3 C2H5O नेगेटिव से रिप्लेस कर दूंगा और इसका हाइड्रोजन हटा लूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैं इसको BOC2H5 होल 3 से रिप्लेस करूंगा प्लस 3H2O। ये जो होता है ना, ये गैसियस स्टेट में बनता है, दीज आर वेपर्स। द मिथाइल ये इथॉक्सी बोरेट, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं वॉलेटाइल, क्योंकि वेपर तो लिखा ही हुआ है अपन ने, तो वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज होता है इजीली, उनको वॉलेटाइल बोलते हैं। वॉलेटाइल ट्राई इथाइल बोरेट burns with green H flame. This is a test of boratine. ये बोरेटाइन का टेस्ट था। H3BO3 नेगेटिव भी बोल सकते हैं अपन इसको। ये 3 प्रोटॉन हटा दें तो BO3 नेगेटिव हो गया। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर बोरेट। हाँ ठीक है, लिखा ही हुआ है वो तो ऊपर, वापस लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन ने ये लिया, इसमें एक थोड़ा सा सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2, ये Na3BO3 था, Na2B4O7 था, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, क्या बन गया? H3BO3 बन गया। तो ये तो H3BO3 बन गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या, C2H5O, इथेनॉल डाल देंगे। तो इससे ना वेपर्स निकलेंगे, इससे वेपर निकल रहे होंगे। तो अपन थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करेंगे और जो वेपर्स निकल रहे ना, यहां से बंसन बर्नर लगा देंगे, ये फ्लेम हो गया। तो इनको अगर फ्लेम लगाएंगे ना, तो फ्लेम का जो कलर ऊपर बनेगा ना, वो ग्रीन कलर बनेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एज फ्लेम। तो उस टाइप से अपन को पता चल जाता है, यस इट इज बोरॉन। स्कूल में जनरली बोरेट का टेस्ट नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इधर तो रहेगा, लिखने के लिए तो अपने सिलेबस में रहेगा, सिलेबस में तो है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ बोरेटाइन, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरे कंपाउंड में अपने पास होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड। H3BO3 इज अ ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी लिख सकते हैं भाई। नॉर्मल एसिड में अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एसिड में अपन लिख सकते हैं दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। नॉर्मल एसिड को अपन ऑर्थोबोरिक, ऑर्थो लगा के अपन उससे लिख सकते हैं। तो फ्रॉम मिनरल्स इसको अपन कोलेमेनाइट मिनरल से बनाएंगे, है ना। सो कोलेमेनाइट मिनरल से बनाएंगे अपन इसमें। सर हाँ बोलो। टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्ट था? Na2 ये वाला रहेगा ना, ये सारा, ओके सर। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें अपन का पता है कोलेमेनाइट में क्या होता है, C2B6O11, दिस इज कोलेमेनाइट। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ इसे बॉईल करेंगे तो कैल्शियम, ये कैल्शियम का है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का तो प्रेसिपिटेट बना देंगे अपन, Ca2 था, B6 था और O11 था। कैल्शियम कार्बोनेट का तो अपन प्रेसिपिटेट बना लेंगे भाई, सो अपन ने बना दिया, ये तो पीपीटी बन गया। और सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा, सोडियम जो है वो अपना मेटाबोरेट बना लेगा और बाकी बनेगा बोरेक्स। अगर बोरेक्स बनेगा तो H3BO3 तो ये बन रहा है, मुझे पता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, बन तो गया H3BO3। तो अपन क्या करेंगे, इवन अगर अपन Na2B4O7 इसमें पानी भी डाल देना, अगर इसमें पानी भी डालें तो भी बोरिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसमें पर H2 डाल देते हैं, H2 डालोगे तो you'll get that H3BO3 प्लस NaOH। अपन इसे इक्विलिब्रियम में लिख लेंगे, NaOH को हटा सकते हैं और रिएक्शन बना सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। तो बोरॉन तो 4 आ गया, सोडियम 5।
अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट, अगर वाटर ऐड करेंगे तो मैंने इसको बनाया, एक अपन ऐसे कर सकते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं कि भाई देख, अगर मेरे पास Na2B4O7 है तो मैं कोई एसिड ऐड करता हूँ। भाई एक तो ये लिखा ही हुआ है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा एसिड भी यूज कर लेते अपन, कोई भी एसिड यूज कर लो तो भी मेरे पास बनेगा। अब ये क्लोराइड था एसिड में, तो अपन NaCl बना लेते हैं प्लस H3BO3 बना। बैलेंसिंग अपन को पता है भाई, 4 तो बनेंगे ये, क्योंकि बोरॉन उधर 4 थे। NaCl ट्वाइस बना देते हैं, तो HCl ट्वाइस सर करके, H3BO3 ना। हाँ तो H3BO3 ही बनाया अपने। H3BO3 वाटर ऐड कर लेंगे 5, ले ले भाई बैलेंस। अपन डायरेक्टली कोलेबोनाइट से भी बना सकते हैं। डायरेक्टली अगर मान लो Ca2B6O11 है, अपन सीधा इसी को रिएक्ट कर देते हैं SO2 के साथ और वाटर के साथ, तो भी अपन इसमें बना सकते हैं कैल्शियम बाइसल्फाइड। कैल्शियम बाइसल्फाइड प्लस H3BO3, तब भी ये डायरेक्टली बन जाएगा। कैल्शियम बाइसल्फाइड प्लस H3BO3, कैल्शियम बाइसल्फाइड, सल्फर अपन को 4 चाहिए, तो ऑक्सीजन 11 था तो मुझे 11 चाहिए, ये बैलेंस होगा। तब भी अपन उसे बना सकते हैं। अब बोरिक एसिड अपन सबने देखा हुआ है, जो कैरम पाउडर होता है ना, वो बोरिक एसिड ही होता है। कैरम पाउडर सबने देखा हुआ है। तो हाँ सर पता है। H3BO3 जो होता है इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वाटर सॉल्युबल तो होगा ही, क्योंकि वो लोइस एसिड बेस हो जाता है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर अपन इसे हीट करेंगे H3BO3 को, तो 370 केल्विन पे ये बनाता है HBO2, लेकिन अगर ज्यादा हीट करोगे तो बोरिक एनाइड्रेट बना देगा B2, बोरिक एनाइड्रेट। B2O3 इज अ बोरिक एनाइड्रेट। NaOH के साथ इट विल शो एसिड बेस रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है। ये तो अपन ने पहले भी लिख रखा है, NaOH के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, है ना, विद NaOH। तो लिखने की जरूरत नहीं है, NaOH के साथ इट विल शो एसिड बेस रिएक्शन, को अपन को ऑलरेडी पता है। इट एग्जिस्ट इन अ हेक्सागोनल, राइट ना, layer structure, so it has a layer structure, ठीक है, in which planar boratine, in which planar boratine units are joined with each other with hydrogen bonding, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और यूजेस की बात करें तो अपन कहेंगे भाई देख, सो इसको अपन फूड प्रिजर्वेटिव जैसे यूज करते हैं। मतलब विलेजेस में अभी भी बोरिक एसिड को मिक्स करके, क्योंकि इट एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन, इज अ बफर सोल्यूशन। अब बफर क्या होता है, अपन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं उसमें, अपन सिर्फ लिखेंगे बोरिक एसिड is used as food preservative। और सर बोरिक, कैरम पाउडर को। हाँ बिल्कुल, it is used as a mild antiseptic for eye wash, for eye wash। जितने भी आई ड्रॉप्स है ना, उन सब में जो बेस होता है, मतलब बेस मतलब उनको बनाने के लिए, जो थिक बनाने के लिए, विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए जो ऐड करते हैं ना कंपाउंड, वो बोरिक एसिड होता है। एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश।
under the name of boric lotion. बोरिक लोशन, जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं उन सब में बोरिक एसिड ही ऐड करते हैं वो, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, इतना स्लिपरी होता है, आइस को वो कोई डैमेज नहीं करता. This is about the borax. तो ये अपन बोरेक्स के लिए पढ़े. अभी अपन दैट्स ऑल, अपन रुक जाते हैं, है ना, यहीं पे रुक जाते हैं. नेक्स्ट टाइम फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा भी क्लास है इसके बाद दूसरे बैच में. Yes, sir. Bye, sir. Sir, ये नोट्स भेज दो ना, मतलब सेव कर लो ना P-block पे नोट्स. ठीक है, Bye, sir. चलो बाय.